नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए सेकंड मॉडल पेपर लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, पहले मॉडल पेपर का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है, वहां से आप पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर हैं वो बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। आपको इनमें समय 2 घंटे और 45 मिनट का मिलेगा। 56 अंक का ये पूर्णांक होगा और इन मॉडल पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। बड़े क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे हैं। इसके साथ में छोटे क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियोज मिलते रहें। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होता है और उसके ऊपर बल आघूर्ण टो बराबर काम करता है PE sin थीटा। देन यहां पर केवल बल युग्म आघूर्ण काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा, बल 0 होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा, देखिए, पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के समांतर होता है, 0 होता है, पृष्ठ से 45 डिग्री के कोण पर होता है। देखिए, पृष्ठ के लंबवत होता है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो समविभव पृष्ठ के साथ में कितनी डिग्री का कोण बनाता है, तो वो भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, विभवमापी का सिद्धांत है। तो जो विभवमापी है, देखिए इसमें हमें केल्विन सेतु, डी सोती सेतु और व्हीटस्टोन सेतु दे रखे हैं और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, विभवमापी इनमें से किसी सिद्धांत पर काम नहीं करता, तो यहां पर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो विभवमापी है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सॉल्यूशन आने वाला है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रणालिका में कैपिटल I धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है। प्रणालिका की लंबाई व फेरों की संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कितनी धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। देखिए, क्वेश्चन में हमें एक प्रणालिका दे रखी है और हम ये जानते हैं किसी प्रणालिका के कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है μ0 Ni होती है और इसे हम μ0 कैपिटल N बट्टे में L इंटू I से भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि N बराबर होता है कैपिटल N बट्टे में स्मॉल l के इक्वल। यहां पर दूसरी स्थिति में हमें फेरों की संख्या ऐसे बता रखी है कि पहले जो फेरे हैं उनसे दुगुनी है और जो लंबाई है वो पहली वाली लंबाई से दुगुनी है। तो वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए B डैश का मान है B के इक्वल, वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हमें धारा कितनी प्रवाहित करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां से B डैश की जो वैल्यू है वो है μ0 N डैश बट्टे में L डैश इंटू में I डैश बराबर B की जो वैल्यू है वो है μ0 कैपिटल N बट्टे में L इंटू में I। तो यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। N डैश की जो वैल्यू है वो है 2N, L डैश की जो वैल्यू है वो है 2L, I डैश इक्वल टू μ0 N बट्टे में L इंटू में I। तो यहां से आप देखेंगे कि μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, N से N, L से L, I डैश और I दोनों इक्वल होंगे। I डैश और I क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें उतनी ही धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी जितनी हमने पहले
की है। तो इसमें ऑप्शन ब सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखें कि ऐसी जनित्र में कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R, चक्रों की संख्या कैपिटल N, प्रत्येक चक्कर का क्षेत्र समान A है, इसे B चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा आवर्ती से गुणित किया जाता है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। तो देखिए कुंडली में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और जहां E0 है वो उसका अधिकतम मान होता है N B A ओमेगा होता है। तो ये इसका शिखर मान या अधिकतम मान होता है। ऑप्शन यदि हम यहां पर गौर करके देखेंगे N A B ओमेगा, इसमें स ऑप्शन सही होने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का तरंगों से संबद्ध कौन सा गुण डेविसन एवं जर्मर के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो देखिए डेविसन जर्मर प्रयोग के अंदर हम इलेक्ट्रॉन पुंज को निकल क्रिस्टल परावर्तित करवाते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो विवर्तित हो जाते हैं, विवर्तन का गुण हमें दिखाई पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन द सही होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्सर्जित विकिरणें कौन सी होगी, या आपको उत्सर्जित कण आपको दे दिए जाएंगे, इनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एकदम क्लियर कर लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। हमें यहाँ पर कोई नाभिक दे रखा है अक्ष, और जब इसमें से कोई कण बाहर निकलता है तो ये Y में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये R में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर R में ही रहता है। तो यहाँ पर हमें ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ पर यह अक्ष Y में जब कन्वर्ट होता है तब यहाँ से कौन सा पार्टिकल बाहर निकलता है। विद्यार्थी यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, Z+1 है। तो देखिए कौन सा पार्टिकल बाहर निकलता है जिससे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि या कमी हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब ऐसा होता है, और इलेक्ट्रॉन एक बीटा पार्टिकल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें बीटा पार्टिकल सबसे पहले निकलेगा, तो सबसे पहले यहां पर बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा। फिर देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या में Y से जब R में कन्वर्ट हो रहा है तो 4 की कमी आ रही है, जबकि परमाणु क्रमांक यहां पर Z+1, यहां पर Z-1, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। तो ये अल्फा कण जब बाहर निकलता है तो ऐसा होता है। तो यहां से अल्फा कण बाहर निकलता है। R से ये वाली जो स्थिति है इसमें देखिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये वाली जो स्टेट है ये इसकी उत्तेजित अवस्था है, ये गामा पार्टिकल बाहर निकलने के पश्चात प्राप्त होती है। तो बीटा अल्फा गामा पार्टिकल बाहर निकलते हैं, इसमें द ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक अर्धचालक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, गलत पूछा है। तो देखिए कमरे के ताप के ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही स्टेटमेंट गलत है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। 0 केल्विन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि वो शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, या हम ये कह सकते हैं कुचालक की भांति व्यवहार करता है, अनंत प्रतिरोधकता व्यवहार करता है। इसको एकदम क्लियर कर लेना। इलेक्ट्रॉन एवं होल आवेशवाहक हैं, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल आवेशवाहक होते हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है कि चित्र में दिए लॉजिक परिपथ को की आउटपुट अक्ष होगी। तो यहां पर ए हमने दिया है, और ये जो गेट है वो नैंड गेट है, और हम ये जानते हैं कि नैंड गेट के अंदर जो भी आप इनपुट देते हैं उनका गुणन होने के पश्चात बार के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें ए डॉट बी का बार प्राप्त होने वाला है। अब ये जो ए डॉट बी का बार है 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, यहां से भी ए डॉट बी का बार, यहां से भी ए डॉट बी का बार। यहां पर जो आउटपुट मिलेगा
ये फिर से हमारे पास में NAND गेट है, तो फिर से NAND गेट में से मिलेगा। तो जो भी आपने इनपुट दिया है A डॉट B का बार और A डॉट B का बार, उनका गुणन हो जाएगा, फिर उनके ऊपर बार लगेगा, ऐसे आएगा। तो देखिए जब सेम राशियां आपस में गुणा होती है तो वही प्राप्त हो जाता है, तो A डॉट B का बार प्राप्त हो गया और ये वाला बड़ा वाला बार इस पर पड़ा ही है। बार के ऊपर जब बार लगा होता है तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यहां पर हमें ऑप्शन A डॉट B मिलेगा, हमें ऑप्शन स इसमें सही होगा। तो ये था पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन जिसमें हमने 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। सबसे पहले देखिए कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण होता है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण होगा। फिर देखिए हमें पूछा है कि खालिस्तान का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। तो देखिए अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा है वो नेगेटिव में होता है, जबकि चालकों के लिए धनात्मक, मिश्र धातुओं के लिए धनात्मक लेकिन अल्प होता है। तो इनको तीनों को ध्यान में रखें। अर्धचालकों के लिए क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चालक जो धात्विक चालक है उनके लिए धनात्मक होगा, जबकि मिश्र धातुओं के लिए अल्प होता है लेकिन धनात्मक ही होगा। क्लियर। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक धात्विक वलय के पास लाया जाता है, तो वलय में प्रेरित धारा की दिशा होगी। ये हमारे पास में कोई धात्विक वलय है और इस धात्विक वलय के नजदीक यदि हम किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेकर आ रहे हैं, हम क्या लेकर आ रहे हैं, उत्तरी ध्रुव इसके पास में लेकर आ रहे हैं, तो देखिए इस वलय के अंदर जो प्रेरित धारा है, ये वाला जो फलक है वो एन की भांति बन जाएगा। इसमें जो धारा है वो इस तरीके से प्रवाहित होगी। तो ये जो धारा है वो है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी। प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, वामावर्त होगी। फिर देखिए एन प्रकार के अल्पसंख्यक धारावाहक, एन प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, होल होंगे। तो विद्यार्थी ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें एक शब्द या एक पंक्ति में आंसर देना है। देख लेते हैं तीसरे का पहला पार्ट। ये जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अक्स बराबर 4 ओम, वाई बराबर 48 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर अक्स वाई के संगत मान लिखिए। तो विद्यार्थियों ये जो अक्स है ये हमें प्रतिरोध है। अक्स क्या है, प्रतिरोध 4 ओम है और वाई यहां पर प्रतिरोधकता है। तो देखिए चालक की लंबाई चेंज करने पर वाई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई आधा करने पर क्या होगा, लंबाई आधी करने पर, आधी करने पर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जिसे मैं नया प्रतिरोध अक्स डैश लिख दूं, पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। 4 ओम हमें दे रखा है तो अब 2 ओम हो जाएगा। जबकि प्रतिरोधकता पर लंबाई से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई डैश से मैं लिख दूं जो कि वाई के इक्वल ही होगी 48 गुणा 10 की घात -8 ओम इंटू मीटर ही होगी। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 ओम और 48 गुणा -10 की घात -8 ओम इंटू मीटर होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है धारा मापी के दक्षतांक की डेफिनेशन दीजिए। इसके लिए हम धारा मापी के दक्षतांक का फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि धारा मापी के दक्षतांक को हम अक्स से पुट करते हैं और ये बराबर होता है
1 में SI धारा सुग्राहिता हो है, यहां पर SI इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं क्योंकि SI होती है φ में I, तो I में φ अक्स आ गया है। तो फाई की वैल्यू यदि 1 हो, विक्षेप यदि एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए धारा मापी में प्रवाहित धारा मापी का दक्षतांक कहलाती है। तो डेफिनेशन देखिए कि धारा मापी में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए प्रवाहित धारा मापी का दक्षतांक कहलाता है। धारा मापी का दक्षतांक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें देखिए क्या कहा गया है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पीयर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट हैं तो परिपथ में प्रेरक के स्वप्रेरकत्व की गणना कीजिए। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर माइनस में L di/dt। यहां पर इसको मैं ऐसे पुट कर सकता हूं, माइनस में L डेल्टा I में डेल्टा T। तो देखिए यहां इस क्वेश्चन के अंदर हमें E का मान है वो 100 वोल्ट दे रखा है। डेल्टा I धारा में परिवर्तन, तो अंतिम धारा है 0, प्रारंभिक धारा 5, तो -5 एम्पियर हमें दे रखा है। डेल्टा T समय में जो परिवर्तन है वो 0.1 सेकंड हमें दे रखा है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, L का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए L बराबर आ गया माइनस में E बट्टे में डेल्टा I में डेल्टा T। माइनस में E की जो वैल्यू है वो है 100, डेल्टा I का मान है माइनस में 5 और डेल्टा T का मान है वो 0.1 हमें दे रखा है जो कि बट्टे से ऊपर चला जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहां से पॉइंट हट गया तो यहां पर 10 रह जाएगा, यहां पर 2 हेनरी इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो होगा हमें 2 हेनरी मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें, समझते हुए इनको सोल्व करें, इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना है। 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। हमें यहां पर V की जो वैल्यू है वो 400 वोल्ट दे रखी है और हम किसी इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य है लैम्बडा वो जानते हैं 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में √V होती है। V की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, 400 है तो 400 का जब √ करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। 400 का √ हमें कितना मिलेगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहां से जब हम इस 20 का भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट तो इधर आ जाएगा। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, एंगस्ट्रॉम बट्टे में 2। अब 2 का हम भाग लगा लेते हैं तो लैम्बडा की हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, तो 0.6135 एंगस्ट्रॉम, ये हमें लैम्बडा मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए कार्यफलन क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो प्रकाश है उसकी न्यूनतम ऊर्जा, तो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में आपके सामने रख रहा हूं, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। इसके स्थान पर आपको देहली ऊर्जा भी मिल सकती है, तो देहली ऊर्जा की भी डेफिनेशन यही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक लैम्बडा हमें दे रखा है। देखिए कितना दे रखा है, 0.693 प्रति मिनट हमें दे रखा है। क्लियर? इसकी अर्ध आयु और औसत आयु क्या होगी? तो विद्यार्थियों यहां से आप देखें, हमें सबसे पहले पूछा है अर्ध आयु, तो अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्बडा। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.693 अपॉन इस लैम्बडा की जो वैल्यू है वो भी है 0.693 प्रति मिनट। तो ये ऊपर चला जाएगा मिनट में, तो यहां से ये कट जाएंगे, 1 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब इसके पश्चात आप देखें कि औसत आयु को हम टो से लिखते हैं, जो कि 1 अपॉन लैम्बडा के इक्वल होती है। और विद्यार्थियों जो लैम्बडा और टी हाफ होता है, अर्ध आयु होती है, उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू भी पुट कर दीजिए सीधा 0.693। तो एक के अंदर 0.693 का भाग लगाएंगे तो 1.44 आएगा। और वैसे हम जानते हैं टो बराबर होता है 1.44 टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू 1 है, तो 1.44 से ये गुणा हो जाएगा। फाइनली हमें यही आंसर मिलने वाला है। ये देखिए, क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन में भी देख लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब की बार इसमें उत्सर्जित कण दे रखे हैं, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक पूछा है। क्वेश्चन देखिए एक बार, रेडियो एक्टिव नाभिक कैपिटल डी निम्न प्रकार क्षयित हो रहा है। हमें यहाँ पर कोई नाभिक दे रखा है डी, फिर ये D1 में, फिर D2 में, D3 और अंत में D4 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या 235 दे रखी है। जब इसमें से अल्फा कण का क्षय होता है तो परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाएगी, तो 231 रह जाएगी। फिर यहाँ पर बीटा क्षय होता है, और जब बीटा क्षय होता है तो द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है। देखो बीटा माइनस से हो रहा है, बीटा प्लस से होता, बीटा प्लस से होता तो परमाणु क्रमांक 1 से घट जाता। बीटा माइनस से हो रहा है तो यहां पर परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा। अगेन यहां पर अल्फा क्षय हो रहा है तो परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाएगा, तो 89 आ गया। और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाएगी तो 227 आ जाएगी। फिर गामा क्षय हो रहा है, गामा क्षय होने से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें D4 का परमाणु क्रमांक पूछा है, तो D4 का जो परमाणु क्रमांक है वो तो हमारे पास में आ जाएगा 89 और द्रव्यमान संख्या 227। तो ये आ गया A और ये आ गया है Z। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन यदि आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए। निम्न में से एक दाता अशुद्धि छांटिए। देखिए दाता अशुद्धि का मतलब हो गया कि ये 15वें वर्ग की अशुद्धि होगी, और हम ये जानते हैं कि बोरोन और एल्यूमिनियम 13वें वर्ग का है। आर्सेनिक इसमें से सही होगा, तो आर्सेनिक एक दाता अशुद्धि है, 15वें वर्ग का तत्व है। तो ये थे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, एक शब्द और एक पंक्ति वाले क्वेश्चन।
अब हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आगे भी वीडियोज हम लाते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें आप चौथा क्वेश्चन देखें कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो विद्यार्थियों, किसी संधारित्र की जो धारिता है C बराबर होती है 1/2 जो ऊर्जा है वो हमें फाइंड आउट करनी है। धारिता के टर्म्स में हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों कि यदि हम किसी संधारित्र को छोटा सा आवेश दें तो उसके विभव में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। देन यहाँ से जो छोटा सा आवेश देने में किया गया जो कार्य है वो V dq होगा। dw बराबर, देखिए हम कार्य बराबर या विभव बराबर हम जानते हैं W अपॉन में Q होता है। तो यदि हम छोटा सा आवेश यहाँ पर दें तो उस आवेश को देने में किया गया कार्य छोटा सा होगा। तो dw बराबर V इंटू dq। एक रिलेशन हम यहाँ पर जानते हैं, C बराबर होता है Q अपॉन में V। तो यहाँ से V बराबर आ गया है Q अपॉन में C। तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए ये रिलेशन में यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो dw बराबर हमें मिल चुका है Q बट्टे में C dq। अब ये है कि छोटा सा आवेश देने में किया गया कार्य तो इतना, जीरो से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, आवेश देने में किया गया कार्य। तो देखिए इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर Q तक, Q अपॉन में C dq। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आ गया है W, 1 अपॉन C बाहर आ गया, Q अंदर रह गया। तो देखिए इस Q की घात 1 है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + 1 बट्टे में 1 + 1 और लिमिट 0 से Q तक। हम आपको बता दें कि अक्स का घात n का यदि आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो अक्स की घात n+1 बट्टे में n+1 प्लस में c, ये वाला फॉर्मूला लगता है, अप्लाई होता है। तो ये किया गया कार्य है वो संधारित्र के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसे हम u से पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन में c q² बट्टे में 2 और लिमिट हमारे पास में 0 से q। देन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, q² बट्टे में 2 माइनस में 0 और फाइनली जो हमें ऊर्जा का फॉर्मूला मिलेगा वो हमें मिल चुका है q² बट्टे में 2c। और यदि हम इस q का मान, q बराबर एक जगह पर हम c इंटू वी पुट कर देंगे, देन c से c कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका जो फॉर्मूला है, u का जो फॉर्मूला है वो 1/2 QV प्राप्त हो जाएगा। और यदि इस q की जगह हम c इंटू वी पुट कर देंगे तो q² बट्टे में q² इंटू वी स्क्वायर आ जाएगा, जिससे c से c कैंसिल हो जाएगा, 1/2 CV² प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें 3 फॉर्म में यदि आप यहाँ तक कर देते हैं तो भी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र में A व B के मध्य संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र C की धारिता क्या होगी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर A और B के मध्य 2 संधारित्र जुड़े हुए हैं, दोनों श्रेणी क्रम में हैं। हम श्रेणी क्रम में तुल्य जो धारिता का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 जानते हैं। हमें यहाँ पर CS की वैल्यू 15 माइक्रोफैरड दे रखी है, C1 की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड दे रखी है, जबकि हमें C दे रखा है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/C और यहाँ से 1/C बराबर आ गया है 1/15 माइनस 1/20। यहाँ से लघुत्तम आ गया हमारे पास में 30, लघुत्तम आएगा हमारे पास में 60 में 15 का भाग लगाएंगे तो 4 बार में, इसमें 3 बार में, तो हमें मिल चुका है 1/60, अर्थात जो C की जो वैल्यू है वो 60 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी।
तो इसमें जो इसका सॉल्यूशन है C बराबर 60 माइक्रोफेरेड प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो छठा क्वेश्चन है उसमें क्या बता रखा है कि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि A व B के बीच 4 वोल्ट और 0.4 ओम की बैटरी जोड़ दें तो विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखेंगे इस सर्किट में कि ये जो सर्किट है इसको हम एक तुल्य सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एक व्हीटस्टोन सेतु वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर ही इसका एक नया डायग्राम बना रहा हूँ। इस तरीके से इसको हम निर्मित कर सकते हैं। इस तरीके से ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो देखिए यहाँ पर इसमें हमें C और D भी दे रखे हैं। तो ये हम ले लेते हैं C और ये है D। तो देखिए आप देखेंगे कि A और D के बीच में ये 2 ओम जुड़ा हुआ है और A और C के बीच में ये 3 ओम जुड़ा हुआ है। फिर D और B के बीच के अंदर 4 ओम जुड़ा हुआ है और C और D के बीच आप देखेंगे C और D के बीच में 10 ओम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये 10 ओम है। इसके साथ में हमें B और C के बीच में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस का अनुपात 2/4 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया। तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा, 10 ओम का प्रतिरोध काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु वाले संतुलन की स्थिति को बताता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सर्किट है वो इस तरीके से एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये 6 ओम के रेजिस्टेंस। तो ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 6 ओम का है और ये है बिंदु B। अब यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि A और B के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट की बैटरी है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 0.4 ओम है। क्लियर? हमें यहाँ पर पूछा है कि विभिन्न प्रतिरोधों में से बहने वाली धाराएं क्या होगी। तो विद्यार्थी ये हमें सर्किट मिल चुका है और इस सर्किट से ही हमें प्रत्येक भाग में से बहने वाली धाराएं ज्ञात करनी है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां से इनका तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का तो हो गया है 6 ओम, इन दोनों का हो गया है 9 ओम। तो इसका सिंपल सा जो सर्किट है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ये 6 ओम का है, ये 9 ओम का है। तो 6 और 9 ओम का तुल्य प्रतिरोध यदि हम ज्ञात करते हैं तो 1/6 प्लस 1/9 और यहाँ से इनका जो लघुत्तम है वो 18 आ गया। 3 प्लस 2 5/18 और R की जो वैल्यू है वो 18/5 ये आ गया हमारे पास में 3.6। अब यहाँ पर देखें और सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट हो गया है। ये 3.6 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये बैटरी है, यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r जो कि 0.4 ओम है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है कुल प्रतिरोध हमें मिल चुका है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देन यहाँ से 3.6 प्लस 0.4 बराबर 4 ओम प्राप्त हो गया है। यहाँ से बहने वाली कुल धारा V बट्टे में कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हमारे पास में V का मान 4, कुल प्रतिरोध 4, तो 1 एम्पियर की धारा बहेगी। कितनी धारा बहने वाली है? 1 एम्पियर की यहाँ से विद्युत का प्रवाह होगा। तो यहाँ से इसमें से इस आंतरिक प्रतिरोध में से भी 1 एम्पियर की धारा बहेगी। ये जो 1 एम्पियर की धारा है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। देखिए वो इनके रेजिस्टेंस के अनुपात विपरीत क्रम में। देखिए यहाँ पर ये दोनों जो रेजिस्टेंस इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये दोनों समांतर क्रम में हैं
और जब समांतर क्रम में होता है तो बहने वाली धारा V बराबर होती है I बराबर होती है V अपॉन में R, अर्थात जो धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो ये जो 1 एम्पीयर की धारा है वो 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम, इनका 3, तो इसका अनुपात है 2, इसका अनुपात है 3, इन दोनों का अनुपात 2:3 है। तो इनमें से बहने वाली धाराओं का अनुपात 3:2 होगा। इसमें से 0.6 एम्पीयर की, इसमें से 0.4 एम्पीयर की। आप यहां पर कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं। देखो कैसे, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसमें से बहने वाली धारा I1 बराबर तो I1 बराबर इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप बट्टे में इसका रेजिस्टेंस। तो देखिए इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन। तो आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन को मैं I इंटू स्मॉल r, I का मान है 1 इंटू 0.4, तो यहां से 0.4 वोल्ट आ गया, 0.4 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो 3.6 आ गया इस पर, 3.6 बट्टे में R1 की जो वैल्यू है वो 6 है, तो 0.6 एम्पियर आ गया। तो इसमें से हमने यही कहा कि इसमें से 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, ये रही। क्लियर। फिर दूसरी जो धारा है, दूसरी वाली जो धारा है I2, वो हो जाएगी V डैश कर दीजिए चाहे तो, बट्टे में R2, तो ये 3.6 बट्टे में 9, तो ये आ गई 0.4 एम्पियर। तो यहां से जो धारा बहेगी वो 0.4 एम्पियर की धारा बहेगी। एक बार विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे आप लोग, इसका जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ लीजिए। ये रहा है आपके पास में सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से इसका, आप यहां से इसको अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के विभव मापी के प्रयोग में जब सेल से 2 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल तार की 3.50 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। जब सेल से 4 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो संतुलित लंबाई 4.2 मीटर पर प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला हम जानते हैं, L1 माइनस L2 अपॉन में L2 इंटू में कैपिटल R। प्रथम जो स्थिति है उसमें हमें देखिए L1 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। यहां से आप देखें जब 2 ओम रेजिस्टेंस यूज में लेते हैं तो L2 का मान R बराबर आप कितना ले रहे हैं, 2 ओम, तो L2 बराबर हमें 3.5 मीटर प्राप्त हो रहा है। देन यहां से L1 माइनस में 3.5 बट्टे में 3.5 इंटू में 2, इंटू में कितना आ गया, 2। दूसरी स्थिति के अंदर क्या है, द्वितीय स्थिति में R का जो मान है वो है 4 ओम, तब जो संतुलित लंबाई है वो है 4.2 मीटर। तो स्मॉल r बराबर कितना आ जाएगा, L1 माइनस 4.2 बट्टे में 4.2 इंटू में 4। देन यहां से हमें R की 2 फॉर्मूले प्राप्त हो गए हैं, दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो L1 माइनस में 3.5 बट्टे में 3.5 इंटू में 2 बराबर L1 माइनस में 4.2 बट्टे में 4.2 इंटू में 4। तो ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इधर गुणा हो जाएगा, 4.2 गुणा में L1 माइनस में 3.5 बराबर 2, यहाँ पर गुणा में है ही पहले से ही ये वाला 2, और 3.5 इंटू में हमारे पास में L1 माइनस में 4.2 आ गया। देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4.2 L1 माइनस 4.2 गुणा में 3.5 बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे
तो 7 आ जाएगा। यहाँ से 7 L1 माइनस में 4.2 गुणा में 2 गुणा में 3.5, इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 7 L1, देखिए कैलकुलेशन है 7 L1 माइनस 4.2 L1 बराबर, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 4.2 गुणा में 2 गुणा में 3.5 माइनस में 4.2 गुणा में 3.5, तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.8 L1 आ जाएगा बराबर, यहाँ से इन दोनों में से हम 4.2 गुणा में 3.5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 आ गया कॉमन, 2 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ गई है। फिर देखिए L1 बराबर आ गया 4.2 गुणा में 3.5 बट्टे में 2.8, यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ से पॉइंट हट गया, तो 14 का इसमें भाग लगाएंगे 3 बार में, इसमें 2 बार में, तो हमें जो संतुलित लंबाई है L1 है वो देखिए विद्यार्थियों कितना मिलेगा, इसको एक बार 3 से गुणा कर लेते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 10.5 बट्टे में 2, तो ये आ गया हमारे पास में 5.25 मीटर। एक बार इसकी कैलकुलेशन आप अवश्य कर लीजिएगा, 5 आ गया, फिर 2 5, ठीक है। L1 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसी फॉर्मूले में किसी एक फॉर्मूले के अंदर L1 की वैल्यू पुट करके स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए स्मॉल r बराबर L1 का मान है 5.25 माइनस में 3.5 बट्टे में 3.5 इंटू में 2, ये आ गया। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। स्मॉल r बराबर, तो यहाँ पर इसमें से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1.75 अपॉन 3.5 इंटू में 2, तो यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट पहुँच गया है, और जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों इससे गुणा करेंगे तो हमें 35 ही मिलने वाला है। 35 बट्टे में 35, स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम प्राप्त हो जाएगी, तो आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हमें मिलने वाला है। विद्यार्थी इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। पहले हमने L1 की वैल्यू निकाली, फिर L1 की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखकर स्मॉल r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों जो अगला क्वेश्चन है वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक लिंक दे रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक छड़ की नियत वेग से गति के कारण से उसके सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जब यह छड़ अपनी लंबाई एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत गति कर रही हो, आवश्यक चित्र भी बनाना है। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दर्पण समीकरण को व्युत्पन्न करना है, हालांकि बहुत बड़ा है, बट ये 1.5 अंक के अंदर तो नहीं पूछा जाना चाहिए, काफ़ी बड़ा इसका सॉल्यूशन है। हमने इसका सॉल्यूशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है विद्यार्थियों। फिर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें 11वें क्वेश्चन में एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा है, तो u बराबर हमें दे रखा है माइनस में 20 सेंटीमीटर। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित करने पर वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिलता है, तो m का जो मान है वो हमें दे रखा है 3, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या आएगा? माइनस का साइन। m बराबर लेंसों के लिए होता है v बट्टे में u, तो यहाँ से हम v निकाल लेते हैं, तो m इंटू u आ गया। m का जो मान है वो माइनस में 3, u का जो मान है वो माइनस में 20, तो प्लस में 60 सेंटीमीटर हमें v का मान मिल गया है। f पूछा है तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u।
तो v का जो मान है वो 60, u का जो मान है वो है माइनस में 20, तो यहाँ से 60 लघुत्तम आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/60 मतलब 1/15 और f बराबर आ गया है 15 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों इस चैप्टर में से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, अभी 12वां क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है, f बराबर हमें कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है, ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो हमें 3.2 दे रखा है। लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें R1 और R2 बराबर दे रखा है, हम R को ले लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों जो R1 है वो प्लस में R लेंगे तो R2 हम माइनस में R लेकर चलेंगे। हम लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला यूज में लेंगे, 1/f बराबर n21 माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस में 1/R2। हमें फोकस दूरी पूछी है, दे रखी है, तो ये यहाँ पर 1/24, 3/2 माइनस 1, 1/R और यहाँ पर 1/-R, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/24 बराबर 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ से 1/R प्लस 1/R तो 2/R आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और R बराबर हमें 24 सेंटीमीटर प्राप्त होने वाला है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें से एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे दिया, फिर दूसरा न्यूमेरिकल दे दिया, फिर हमें इस चैप्टर में से तीसरा न्यूमेरिकल भी दे दिया। हालांकि इस चैप्टर में से 1.5 अंक के हमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देख लीजिए, क्योंकि ये भी अच्छे हैं। आप 4 न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर तीसरा न्यूमेरिकल आ गया है इस चैप्टर में से, सोल्व कर लेते हैं तो अच्छा ही है। कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के, हमें उत्तल लेंस दे रखा है, इसकी फोकस दूरी हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें 30 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, f1 की वैल्यू 20, f2 की जो वैल्यू है वो 30, यहां पर 60 लघुत्तम आ गया, 3 माइनस 2 1/60, f बराबर हमें मिल चुका है 60, प्लस में मिला है, इसका मतलब ये अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14वें क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या दे रखा है कि एक रिलेशन है के आधार पर हमें नाभिक के द्रव्य का घनत्व लगभग अचर रहता है, ये बताना है। तो विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि इसके आधार पर हम नाभिक का घनत्व है, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो यहां से आप देखें जो द्रव्यमान है वो यदि हम एटॉमिक मास यूनिट में लें तो किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियन पाए जाते हैं, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उनका जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसको हम लगभग 1 AMU ले लें और इसे भी हम लगभग 1 AMU ले लें, तो नाभिक का जो द्रव्यमान है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो Mn प्लस MP के बराबर आएगा और Mn और MP एक एक AMU के बराबर होता है। देन नाभिक का जो द्रव्यमान है वो
AMU के बराबर पुट कर सकते हैं। A यहां पर द्रव्यमान संख्या है, जितनी द्रव्यमान संख्या होगी उतने ही न्यूक्लियन होंगे, और एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान है 1 AMU, तो सभी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना आ गया? AMU। अब देखिए आयतन, तो नाभिक को हम एक गोला मान सकते हैं। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो रो बराबर AMU बट्टे में 4/3 पाई, r की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो r0, देखो r की वैल्यू पुट करेंगे तो r0 का क्यूब, 1 की घात 1/3 का क्यूब करेंगे तो a, तो यहां से a से a कट गया। 1 AMU का मान होता है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27, ये अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। और यहां से 4/3 पाई का मान 3.14 जानते ही हैं। r0 का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 का क्यूब, a से a कट ही गया है। इन सब की वैल्यू यदि यहां पर हम पुट कर दें तो ये हमें कांस्टेंट मिलने वाला है 2.38 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो जो नाभिक है उसका घनत्व लगभग स्थिर रहता है। तो यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करना था। विद्यार्थियों 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में ग्राफ खींचिए। इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो खंड स है इसमें हमें 3-3 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक में अथवा हमें मिलने वाला है। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो ये एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, इससे आवेशित कणों को त्वरित गति प्रदान की जाती है। इसका सिद्धांत है कि इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत लगे होते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करता है। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है ये, आप मोस्ट इंपोर्टेंट ही मानकर चलो। आपको इसमें साइक्लोट्रॉन का जो सिद्धांत है उसके पीछे जाने की प्रबल संभावना है। इसमें साइक्लोट्रॉन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। यहां से आप देखेंगे कि अगला जो इसका पार्ट है अथवा वाला, एम्पियर के नियम का स्टेटमेंट पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों कि किसी बंद वक्र में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बंद रेखा समाकलन उस बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का μ0 गुणा होता है। ये इसका गणितीय रूप होता है। हमें इससे पूछा है कि एक बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। तो ये 16वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो डायग्राम है, नामांकित चित्र है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बड़े जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चनों के अंदर भी हमने अभी जो ऑप्टिक्स में से जो न्यूमेरिकल देखे वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहां से प्रतिबिंब दर्शाने वाला कोई किरण आरेख खींचना है। आवर्धन क्षमता के लिए भी हमें व्यंजक प्राप्त करना है। 3 अंक में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके अथवा में हमें पूछा है कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r वाला फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। 18वीं क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक समान आवर्ती तथा भिन्न तीव्रताओं के 2 आपतित विकिरणों से प्राप्त विद्युत धाराओं का पट्टी का विभव, मतलब विभव के साथ में धारा का ग्राफ खींचना है। क्लियर? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इसमें हमें समझाना है। तो देखिए एक समान आवर्ती और भिन्न तीव्रताओं के 2 आपतित विकिरणों के लिए यदि आप ग्राफ खींचें तो देखिए ग्राफ किस प्रकार का आपको प्राप्त होने वाला है। हम एक तरफ ले रहे हैं विद्युत धारा, ये हमारे पास में है विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा है, और ये हमारे पास में है इस तरफ पट्टी का विभव, पट्टी का विभव। तो यहां से जब ग्राफ हम खींचते हैं तो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। यदि आप तीव्रता बढ़ा देते हैं तो ऐसा ग्राफ होगा। यहां पर I1 तीव्रता है, यहां पर
I2 तीव्रता, निरोधी विभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई बात समझ में? इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसका भी सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 क्लियर। देखिए हमें डी ब्रोगली की परिकल्पना पूछी है इसके अथवा में, लेमड़ा बराबर h अपॉन में p, और किसी आवेशित कण और अनावेशित कण के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो आवेशित और अनावेशित कण के लिए हम लेमड़ा का सूत्र भी हम देख लेंगे इसमें। अब देखिए जो द पार्ट है इसमें आपको एक 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से हमें इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पूछी है और इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों। इसमें एक तो एक क्वेश्चन अक्ष या निरक्ष पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से ध्यान में रखनी है, और इसके अलावा इसमें गाउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। गाउस के नियम दोनों में से दोनों भी मिल सकते हैं, एक तो मिलने की प्रबल संभावना है। फिर देखिए इसके अथवा में हमें क्या दे रखा है। अथवा में हमें 3 आवेश दे रखे हैं, प्रत्येक का मान Q है। L भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर मौजूद हैं, और हमें कैपिटल Q जो इसके यहां पर मौजूद हैं कितना बल लगेगा। देखिए यहां पर तीनों आवेश समान है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला आवेश इधर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इधर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इधर बल लगाएगा। तीनों का परिमाण समान, डायरेक्शन अलग अलग है। इनको हम घटकों में वियोजित करके इस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे, तो कुल जो बल है वो शून्य हमें प्राप्त होने वाला है। इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। हमें देखिए इस परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है छायांकित क्षेत्र में। तो छायांकित क्षेत्र के अंदर कुल आवेश देख लीजिए, तो समेशन Q बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम माइनस में 1 माइक्रोकुलाम, देन 1 माइक्रोकुलाम आ जाएगा, और हम फाई बराबर जानते हैं समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो 1 गुणा इसकी घात -6 बट्टे में 8.854 गुणा इसकी घात -12। यहां से कैलकुलेशन करके आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड के मॉडल पेपर में दे रखा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अग्रदेशिक और पश्चदेशिक वक्र खींचिए, प्रायोगिक व्यवस्था पूछी है, गतिक प्रतिरोध पूछा है। इसके अथवा में हमें अर्ध तरंग दिष्टकारी की व्याख्या पूछी है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें, क्लियर कर लीजिए। पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी, देखिए यहां से आपको एक 4 नंबर का तो ये तो करना ही करना है, इसके साथ में अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी कर लेंगे तो आपको 100% एक 4 अंक का क्वेश्चन मिल जाएगा विद्यार्थियों। तो ये था सेकंड मॉडल पेपर। इसमें हमने अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा, आपने भी समझा, और कुछ जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन जो हमने आपको यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बताया है उनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे नोट्स की हेल्प से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने नहीं बताया काफ़ी इजी हैं, डेरिवेशन वाले हैं, आराम से हो जाएंगे। यदि उस डेरिवेशन को भी आपको समझना है तो उसकी लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही हम तीसरा मॉडल पेपर लेकर लौटेंगे। धन्यवाद दोस्तों।